डेट अनाउंस हो चुका है। काफ़ी सारा इंक्वायरी आ रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे कि लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल के साथ जूको वैली को मिक्स करना चाहते हैं। तो काफ़ी आसान है, लेकिन लोग पहली बार नॉर्थ ईस्ट जा रहे होते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम सोचे कि एक बार एक वीडियो बना करके थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि कैसे कैसे आप लोग ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, और हॉर्नबिल फेस्टिवल पे किस दिन, कौन से दिन आप लोग अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो का यही पर्पस है, यही मकसद है। आपको अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। Also, for the viewers who are watching it and don't understand Hindi, there is a podcast in the end that will explain all the ways to go to Zuku Valley, and what routes you can select, what route you can use to climb uphill, and then route to climb back to the base camp. So let's start. तो सबसे पहले क्योंकि अगर आप हॉर्नबिल फेस्टिवल का प्लान कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको पता है कि आपको गुवाहाटी से कोहिमा कैसे आना है वाया दीमापुर। अब कोहिमा में जब आप पहुंच जाएंगे तो हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि आप इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन कोहिमा आप विश्वेमा में रहे या उसके आसपास के किसी गांव में रहे। आप कोहिमा से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए आसानी होगा, क्योंकि कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम में बहुत भीड़ हो जाता है। तो आपको वहाँ से हॉर्नबिल फेस्टिवल वेन्यू आने में सुबह और रात में ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत होता है। दूसरा चीज़, आप जब किग्वेमा में रहेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल का वेन्यू पहुँच सकते हैं। आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा। पीएस से एक रास्ता है जो कि बहुत ही सीनिक है, आपको पूरा घूम कर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये एक एडवांटेज है। अब इसके अलावा अब जब आप कोहिमा पहुंच गए, अपने होम स्टे या कैंप साइट पे सेटल हो गए, तो आप जुकू वैली के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आप जुकू वैली जब जा रहे हैं तो आपको, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको और लोग कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल का टाइम है तो बहुत से सोलो ट्रैवलर्स आए होते हैं और हर किसी का जुकू वैली जाने का प्लान होता है। तो आप जब जुकू वैली की तरफ जाएंगे तो आपको लोग मिल ही जाएंगे। आप लोगों से बात कीजिए, देखिए किसका सेम डे रिटर्न होने का प्लान है और किसका वो रात में रुकने का प्लान है। उसके हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। और जुकू वैली का रास्ता बहुत ही इजी है। दिसंबर के टाइम में बारिश भी नहीं होती है तो रास्ता बिल्कुल क्लियर रहता है। तो वो एक एडवांटेज आपको मिलेगा कि आप अगर अकेले भी हैं और अगर आप अकेले भी ट्रैवल करें तो आपको रास्ते में लोग मिलते जाएंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि आप यहाँ कहीं भटक सकते हैं, क्योंकि पूरा एक ही रास्ता है जो कि आपको डॉर्मेट्री और व्यू पॉइंट तक जाता है। रिटर्निंग में अगर आप जाखमा से रिटर्न होना चाह रहे हैं तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि और लोग भी रिटर्न होते रहेंगे तो किसी के साथ भी हो लीजिए। जुकू वैली बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये एक दिन का ट्रैक है। आप सेम डे ट्रैक करके वापस आ सकते हैं अगर आप बहुत सुबह सुबह जा रहे हैं, और नहीं तो आप 2 दिन का प्लान कीजिए, क्योंकि रात का व्यू और सुबह सनराइज बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, दोनों आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो याद रहे कि आप बहुत सारा पानी भर लीजिए, 2 बोतल पानी तो कम से कम रखिए, क्योंकि रास्ते में वाटर स्ट्रीम्स कम है, वाटर रिफिल का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आपको पानी डॉर्मेट्री पहुंचने के बाद ही मिलेगा। नेक्स्ट, जुकू वैली स्टार्ट और एंड करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप विश्वेमा से करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो रास्ता आसान है। आप अगर सुबह 8 बजे ट्रैक करना चालू करते हैं तो आप वही कोई 2-2:30 बजे तक आप बेस कैंप पहुंच जाइएगा। इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आप अगर वापस आना चाहते हैं तो आप उसी रूट से वापस ट्रैक करना चालू कर सकते हैं। रास्ता क्योंकि अपहिल डाउनहिल क्लाइंब कम है तो आपको सेम टाइम लगेगा, शाम तक आप कोहिमा पहुंच जाएंगे। अगर आप एडवेंचरस मूड में हैं तो आप विश्वेमा से सुबह ट्रैक कीजिए और रिटर्न आप जाखमा के थ्रू आइए। आप एक बार जब व्यू पॉइंट पहुंच जाएंगे तो एक अपहिल रास्ता है जो कि जाखमा की तरफ जाता है,
वहाँ से आप, वो रास्ता थोड़ा स्लिपरी है और थोड़ा वहाँ पे लीचेस भरे भरे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं, तो आपको प्रॉपर शूज़ और प्रॉपर ट्रैकिंग गियर है अगर आपके पास, तभी आप उस रूट पे जाइए, अदरवाइज ना जाइए। फाइनली जुकू वैली जाने का अल्टरनेट रास्ता भी है जो कि खोनोमा से जाता है। तो आप खोनोमा अगर आपके ट्रैवल प्लान में है और अगर आपको थोड़ा ऑफबीट रास्ता चाहिए, तो आप खोनोमा में रह के आपको वहाँ से गाइड पकड़ना होगा और वहाँ से वो गाइड को लेकर के आप जुकू वैली ट्रैक कर सकते हैं। पानी का प्रॉब्लम के अलावा एक और वार्निंग है, आप प्रॉपर स्लीपिंग बैग या ठंड के कपड़े लेकर जाइए, क्योंकि रात में जुकू वैली का टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है। और हमारे टाइम में इट गॉट सो कोल्ड कि हम लोग रात में सो भी नहीं पाए थे, तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पैसे हैं, बजट हाई है, तो आप लोकल टूरिस्ट ऑपरेटर से कांटेक्ट करके आप वहाँ पे कॉटेज बुक कर सकते हैं, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत एडवांस में बुक हो जाता है। फाइनली आने जाने के लिए आप लोग एक सुमो ठीक कर सकते हैं। लोकल सुमो चलते हैं, लेकिन हर होम स्टे के पास अपना एक सुमो का कॉन्टैक्ट होता है। सो आप जब जिस सुमो से जाएंगे बेस कैंप पर, उस सुबह से ही आप वापस लौट सकते हैं। इस तरीके से आप जब लौटेंगे तो पहले से थके रहेंगे, तो आप नीचे आइए, आपको नेटवर्क मिल जाएगा, आप उसको कॉल कर दीजिए, वो आधे घंटे में आ जाएगा। जहाँ तक होम स्टे का सवाल है, तो होम स्टे के लिए आप डॉन होम स्टे में रुक सकते हैं, एक इग्वेमा में है और मैं यहाँ पे 2-3 बार रुक चुका हूँ। बहुत ही प्यारा सा होम स्टे है। जो होस्ट है रोवी और उनकी बहन, वो दोनों इस होम स्टे को चलाते हैं। पिछले पैंडेमिक में उनका कुछ भी अर्निंग नहीं हुआ है, तो आप अगर उनका होम स्टे बुक करेंगे तो शायद थोड़ा वो लोग अपना वापस अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, और वापस से जो वार्मथ और जो प्यार उनके यहाँ मिलता है वो आपको किसी कैंप साइट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वहाँ आपके लोकल बिजनेस को सपोर्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा ही नागा हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो प्लीज़ बुक डाउन होम स्टे, इसका नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप नोट कर लीजिए। फाइनली अगले दिन से आप हॉर्नबिल फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। और हॉर्नबिल फेस्टिवल एंजॉय करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप सुबह सुबह चले जाइए और लंच के बाद वहाँ का खाना वाना खा करके वापस आ जाइए। क्योंकि लंच के बाद सेम एक्ट्स रिपीट होते, तो आपको आधा आधा दिन ही रुकने की ज़रूरत है, या तो फर्स्ट हाफ में या फिर सेकेंड हाफ में। उसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल में आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोकल कल्चर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोकल ट्रेडिशन, लोकल फूड, जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसका आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगेगा आपको कि दुनिया ही अलग है वहाँ पर। इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अ, दूसरे फोटोग्राफर्स को पुश ना करें, दूसरे परफॉर्मर्स के रास्ते में ना आए, भीड़ ना लगाए, क्योंकि लोग चाहे हॉस्पिटेबल है, लेकिन अ, बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो एक अच्छा इमेज नहीं बनता है। लास्ट में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक हफ्ता देख टाइम लेकर के आए। आप कोहिमा के साथ गो टू खोनोमा और जुगू वैली ट्रैक कीजिए, और अगर टाइम रहे तो आप मेघालय या मणिपुर थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, आपको बोलने के लिए रहेगा कि आप नॉर्थ ईस्ट गए थे प्रॉपरली। सो इसके साथ इसका हिंदी कमेंट्री यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे साथ एक गेस्ट है रेने, जिनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था। तो आपको, इफ़ यू डोंट स्पीक हिंदी, और अगर आप यू वांट टू नो मोर अबाउट जुगू वैली एंड कोहिमा फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ लोकल, सो प्लीज़ लिसन टू द पॉडकास्ट। ये मेरे पॉडकास्ट चैनल्स पे भी अवेलेबल है, बट मैं यहाँ प्लग इन कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रैवल प्लान बनाने में आसानी होगी। Thanks a lot. Hi Renee, thanks for joining me for this episode. Hi, Anshul. Thanks for having me. We will discuss about Himalayas, but before we do, how about you introduce yourself to your listeners? Okay. Hi, I'm Renee, and I'm from the beautiful land of festivals called Nagaland. So I'm a full-time government employee with a passion for travel and adventure. Yeah, I guess that's about it. And what place are you going to talk about today? We're going to talk about Zuku Valley in Nagaland. I have been to Zuko Valley, but I have heard that there is much more
to it than just the route from Vishwema. So, what is so special about this destination? Well, I guess it depends on from person to person. For me, I mean, over the years, I've been very fortunate to have the opportunity to travel and see a lot of beautiful places. But like the beauty of Zuku is like just I don't know how to explain it. It means different things to different people, and like okay, I don't know how to describe the beauty of it. So since you've been, I'm sure you already your opinion about the place. So I think a lot of people just go there for the springtime. The flowers are in bloom, and there is one particular flower, the Zuku lily, which is very rare and it's endemic to the Zuku Valley. So I think that is the main attraction. I am personally yet to visit Zuko Valley during the Zuko lily season. The monsoon season is not really kind to me, so I avoid traveling during that time. But tell me something, what is the trek experience in Zuko Valley? Well, the trekking was fun. Of course, you need to be a little bit, you need to have some kind of, stamina and a little bit of fitness. But I guess it's very doable. It's not that difficult. Only the first part of the trek, when you're going uphill from the point where they drop you off on a car, before that, from Visema, from the foothills of that Visema village, from the main road, people would actually hike up all the way. So that took a very long time. But now you can go halfway by car, and then you have to climb 1,200 steps to get to the rest house. So that's where Zuku begins. So I think that's the hardest part of the trek. And after that, it's still a long way, but still it's like a plain stretch. So you don't need to go up and down a lot. So I think the hardest part would be that, yes, the first part of the climb. But the rest is it's pretty fun. What routes do you suggest when it comes to trekking in Zuko Valley? So the Visema part is the most developed. That's the area which is easiest, as in it's more convenient for a lot of people. The other entry is Western Zuku from Konoma side, but that one is not as well maintained, as tourist friendly as the Visema side. And from that side, you don't get to see the main valley. There are other sites as well, but you don't get to see the main valley from that entry point. But it has its own special spots like the stream which freezes up in the winter. So that's one attraction, I guess. And there are other things, but that side is not very explored as of now. And Visema is a lot more trekking friendly for like people of all fitness ranges, That is quite interesting. I think most people climb uphill from Vishwema and return from Jakama if they are in mood of an adventure. Yeah. Jakama, that's another one. Yeah. Zuko Valley is mostly 5-6 hour trek for a person like me, and I will prefer staying on the top to see the stars and sunrise. But do you think it is advised to return back to Kohima the same day? I would never recommend a day trip unless you only have one day, and unless it's it's unavoidable. I mean, that would be such a waste, You have to stay for at least one night and 2 full days, because you're going so far. So why just go for a day? You won't even enjoy it. You'll be so tired. So yes, I wouldn't recommend a day trip. Also, if you're planning to stay in the night, then make sure that you have good sleeping bags and winter clothing, because it gets so cold in the night that it is almost unbearable. Yeah, sleeping bags and thermals, that's very important. Apart from tolerating the cold, what advice do you have for first time trekkers in Zuko Valley? No, you don't actually need any kind of special skill to get there. But of course, it'll be better if you can work on your fitness for like at least a week or two, so that you won't be so tired when you get there. Because it's very exciting, and you don't want to get tired. You reach there and then you waste one day, because the next day your body will be sore and you wouldn't feel like exploring. So a few weeks of like regular exercise or some kind of thing would really be good. And food is also an interesting part of the travel. Many of us like to know about food before our trip. So what about that? Especially in Zuko Valley. Okay, so you get the basic stuff there, because since the people who stay in the camp, they also need to ask for ration from the villagers. So
what we do is we usually carry, for non-vegetarians especially, we usually carry some form of ration, whichever we think that we would want to have there. And in the kitchen, there also you get whatever they have, they'll give you. So you never know what's going to be there, but they usually have like rice, dal, and potatoes and eggs are always available. But yes, if there's something specific that you would want to have, then it's best to carry your own kind of, you don't need to carry rice and stuff, but just like, some kind of fruits or like meat if you're a non-vegetarian and all that. So yeah, I guess. And for Nagas, we are like, since a lot of us are like hardcore non-vegetarians, so we need our share of meat, so that's what we carry usually. So your advice is to trek with a local so that you not only find the best route and views, but also get amazing local food cooked on the spot. Yes, kind of. And it's always best to travel with the local because you don't know what's going to happen along the way. Like, it's always good to have a guide because it looks like an easy kind of thing, but sometimes it's unexpected things happen and you need somebody who knows the land well, who knows the trek and all the routes so that like you're in the safest hands, like as safe as possible. So yeah. That is true. Only a local guide would know how to improve an experience. And speaking of local experience, I have also heard that you can trek to multiple places on your route to Zuko Valley. Okay. Yes, actually. So the Zuku is actually the main valley. So the Zuku, that valley is enough for like a day or two. And then till 2018, they used to allow people to camp down like in the caves or in the valley, but they don't allow it anymore. So if you're going to camp, you have to camp at the campsite. And they have dormitories and they have private rooms. They have camping sites and sometimes they also have tents. So sometimes you don't need to carry it, but it's always best to carry your own tent. So if you want to trek to other places, you might need to stay for like at least 2 nights because most of the sites you have to get to the valley first and you have to go to different directions. So in one day, you can only cover one direction. So there's a Zuku stream where in the winter, the water, it freezes, but in summertime, like, the water is really cool and you can take a dip there. And there are caves and there's this place called the Devil's Wall, which is an upside down kind of wall. And also, yes, there are different routes. So there's this thing called the Sound Box or something stream. I haven't been there, but if you stay for a couple of days, you can get to experience, go different directions from the main valley, but you always need to go to the main valley. So you can't do it in one day. Okay, so now I am feeling that I missed a lot of places when I was taking to Zuko. Yeah, you need at least, if you want to see 60-70% of it, then you have to stay for at least 2 nights and 3 days. You are right. I am going to make an elaborate itinerary once this mess is over and we are allowed to travel safely. Most of us are traveling for work and prefer going to places from where we can find network connectivity and work for a few days. But I don't think Zuko Valley has any connectivity of this sort right now, right? Oh, okay. So that was the most exciting part of my trip. There is only one location where you get network connection, and that is on top of a hill. Okay. So on the top of a hill, there is a metal tower, and they call it the tower. So these people, the caretakers of the base camp, when they need to order something, they have to go all the way up there just to get reception. It's about a 30-minute uphill trek. It's very steep. So 30 minutes up, but when you come down, it's like 10 minutes, you can run down 10 minutes, but the uphill trek is quite steep. So that's the only place where you can get network. That is nice. If anyone wants to enjoy a weekend away from the network, then this place is where they should be. Yes. There's absolutely no network anywhere in the valley or by the campsite, only on that hill. And lastly, what kind of stay options are available in Zuko Valley? You have the option of a dormitory. There are 2 huge dormitories, so that's one. The second one is a private room. So the private room and there are bathrooms attached. And then the third one is obviously you're setting up a tent. So yeah, these are the 3 major options, I guess. So how can we book these dorms and private rooms?
So these days, they don't actually allow even local tourists to go up there without a tourist guide. So usually we tell the tourist guide in advance and they will connect and then they will make arrangements. So it's best to book it in advance because you never know when you reach, and if there's no space and you're not carrying a tent and they're out of tents, then that will be a tragedy, you know? So it's always best to call ahead and let them know about vacancies and all that. I feel that you will get the space in the dorm, but what about these private rooms? Yeah, definitely. These are really great insights. I think we have come to the end of this episode. Thank you, Renee, for being a part of this episode and sharing some nice, great insights on Zuko Valley. If you are planning a trip in Northeast India and Nagaland is in your itinerary, then you should visit Zuko Valley if trekking is not an issue for you. Yep. You can also connect with Renee on At The Soul Tripper on Instagram. and you can also connect with me on my social media channels. All the links are mentioned in the episode's description. You can also support me on Patreon and you can decide to support my content, then that is the best place. Thank you for listening to us. We will be back with a new episode soon.